आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल फौजी लाइफस्टाइल पर। मैं हूं आपका अपना भाई सुनील यादव। और क्या हालचाल है आपके? देखो, पहला मॉडल सेट तुमने देख लिया और मैंने आप सभी के कमेंट्स भी देखे। आप सभी के कमेंट्स देख के देखा कि सर बहुत ही इजी लेवल पे पढ़ा रहे हो भाई, ये बहुत ही इजी लेवल से। अरे यार, पहला था। देखो, तुम आज लेके आओ ना क्वेश्चंस, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आज तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा देगा ना, वो नहीं बोलता कि किसी ने सोची ना होगी। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पहला सवाल आप सभी के सामने, देखो पूरी बायो का मतलब पूरी बायो से लेके आया हूं मैं क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन से आज देखते हैं कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखो, मैं सारी चीजों को बता देता हूं कि थायामीन को कौन क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड को कौन सी विटामिन, कैल्सीफेरल को कौन सी, रेटिनॉल को कौन सी। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि रेटिनॉल को विटामिन ए बोलते हैं, तो वैसे नॉर्मली इसका आंसर अपन डी टिका देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि थायामीन कौन सी विटामिन को बोलते हैं। देखो, विटामिन बी1 किसको बोलते हैं दोस्तों? विटामिन बी1 को, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताई थी। तो जरा कमेंट करना वीडियो पॉज करके, कौन सी बीमारी होती है भाई? विटामिन बी1 की वजह से बता देना कौन सी होती है। अब बात आती है एस्कोर्बिक एसिड की। किसकी आती है? एस्कोर्बिक एसिड की, जो विटामिन सी होती है दोस्तों। क्या होती है? विटामिन सी। इसके बाद आती है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की जो विटामिन होती है उसको बोलते हैं भाई विटामिन डी। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, देखो इनकी जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पिछले जो मॉडल पेपर मैंने दिया था आप सभी को, उस मॉडल पेपर के अंदर हर एक बीमारी का नाम भी था और विटामिन डी से होने वाली बीमारी कौन सी थी, विटामिन सी से होने वाली बीमारी कौन सी थी। जैसे मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि विटामिन सी से होने वाली बीमारी जो थी, पिछली बार जो क्वेश्चन था उसके अंदर आंसर था इसका स्कर्वी। क्या था? स्कर्वी। विटामिन डी से होने वाली बीमारी का नाम क्या था भाई? करो करो, कमेंट करो। विटामिन डी से होने वाली बीमारी थी रिकेट्स। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस क्वेश्चन पे, अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल तो अगला सवाल कहता है कि एक आराम करते हुए स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा और ये बहुत ही इजी सवाल है। खैर, उठाना मेरा काम था, मैं उठा लाया। मैं सोचा कि चलो कुछ तो इजी होना चाहिए, देख के मोटिवेशन आएगा कि यार क्या। बट चलो बढ़िया, जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। आंसर है बी, 72 बार। और आप सभी को पता है कि 72 बार कैसे धड़कता है। ठीक है, आगे बार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख के पता लग गया होगा कैसा सवाल है। स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब देखो, हर चीज की स्टडी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मिट्टी की स्टडी को क्या बोलते हैं, अपने जो चमड़ी की स्टडी को क्या बोलते हैं। अब यहां पर आते ही ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। अब देखो, पहले तो सबसे पहले मेरा आंसर वही सवाल है तुम्हें कि भाई वीडियो पॉज करो और आंसर टिकाओ पहले। तो आंसर क्या कहता है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पहले तो इसका आंसर टिका देते हैं, आंसर नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद अब मैं इन चीजों के बारे में बता देता हूं कि ऑन्कोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी क्या होती है, डर्मेटोलॉजी क्या होती है भाई। ठीक है, तो बात आती है ऑन्कोलॉजी की। ऑन्कोलॉजी की जो स्टडी होती है वो स्टडी होती है कि कैंसर सेल्स और कोई भी डिजीज को अपन जैसे भी वो नहीं बोलते इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज के लिए, तो ये होती है नॉर्मली ट्यूमर की जानकारी के लिए। किसकी होती है? ट्यूमर, जो कि नॉर्मली अपन करते हैं कैंसर सेल्स के लिए। किसके लिए? कैंसर सेल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगले सवाल के नहीं, अगले ऑप्शन के लिए। और अगला ऑप्शन कहता है अपन को कि माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंजाई। किसकी होती है भाई? स्टडी ऑफ फंजाई। अब फंजाई आप सभी को पता है हिंदी में। अब बात आती है डर्मेटोलॉजी। और मैंने अभी तुम्हें बताया था कि चमड़ी को मतलब चमड़ी की स्टडी को क्या बोलते हैं? चमड़ी की स्टडी को बोलते हैं भाई डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। किसके लिए होता है भाई? स्किन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 सवाल। और मजा आ रहा है ना देख के? मजा आएगा। अभी तो आगे आगे क्वेश्चंस देखो यार, क्या मजा आता है, तुम देखते रहो। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल के ओर। नहीं, चौथा सवाल है खैर। अरे वाह, क्या सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस। टिका दो यार, आ गया मजा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एनसीईआरटी की लाइन कहती है और बड़ा ही शानदार सवाल है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को तो खैर क्या ही बोलेंगे। अब बताती है राइबोसोम की। तो राइबोसोम होती है भाई प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री। किसकी होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री। अब बात आती है गोल्गी बॉडी की। जो गोल्गी बॉडी क्या काम करता है, क्या नहीं करता? गोल्गी बॉडी को नॉर्मली अपन बात करें तो इसको बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या बोलते हैं?
गोल्जी apparatus। और ये नॉर्मली बनाने के क्या काम आता है, गोल्जी काम आता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के, क्या काम आता है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बनाने के काम, ठीक है। अगला सवाल है कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखो यूनिवर्सल डोनर का भी पता होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का भी पता होना चाहिए, इनके साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि भाई किसके अंदर एंटीजन होते हैं, किसके अंदर एंटीजन नहीं होते, किसके अंदर एंटीबॉडी होती है, किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। अब बात आती है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल डोनर तुम्हें पता है कि ब्लड ग्रुप ओ एक यूनिवर्सल डोनर है भाई, ठीक है। अब क्यों है और कैसे इसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया। सबसे पहली चीज कहा जाती है कि यूनिवर्सल डोनर इसे इसलिए कहा जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसी के साथ साथ अब बात आती है, मैंने तुम्हें कहा कि यूनिवर्सल डोनर का तो तुम्हें पता लग गया। खैर अब बात आती है कि देखो आंसर तो टिका दिया हमने, डी। क्या है भाई, डी है। अब इसी के साथ बात करते हैं अपन ए बी ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की। जो ए बी नामक ब्लड ग्रुप है ना भाई, वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि हर किसी से ब्लड ले लेता है। और यूनिवर्सल ओ यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप, जो कि हर किसी को ब्लड ग्रुप दे देता है। अब बात आती है ए बी की, जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या होता है भाई, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, हर किसी से ब्लड ग्रुप मतलब अपना ब्लड ले लेता है। और इसके अंदर क्या नहीं होती, सबसे पहली बात और सबसे शानदार बात कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती भाई, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, ठीक है। आ गया मजा, बढ़े आगे सवाल के लिए। और अगले सवाल के लिए वही भाई वीडियो पॉज करना और आंसर करना। देखो मुझे कमेंट में दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि सर मतलब मैं कमेंट पढ़ूं और कमेंट में कुछ दिखे ही नहीं। मैं देखूंगा हर एक सवाल का आंसर और मुझे बताना कि तुम्हारे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। अगला सवाल है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डॉग बाइट। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। देखो आजकल अपन देखते हैं कि गांव गली मोहल्ले में अंदर कि कई कुछ पागल कुत्ते या फिर कुछ जहर वगैरह खाने वाले कुत्ते जैसे पागल हो जाते हैं और फिर वो जैसे काट लेते हैं ना, और अगर कुछ दिनों तक अगर उसका इलाज नहीं होता है, अगर आप रेबीज का इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाते हो तो आपको, अरे मैंने आंसर बता दिया यार तुम्हें। तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, वो होती है भाई रेबीज। कहाँ है रेबीज, अरे भाई दूसरा आंसर, आंसर टिका दो बी। अब इसी के साथ साथ मैं तुम्हें बताऊंगा कि मलेरिया किसके काटने से होती है, डेंगू किसके काटने से हो जाती है, और कोलेरा किसकी वजह से होती है। देखो मलेरिया होता है मॉस्किटो की वजह से, फीमेल एनोफिलीज नामक मॉस्किटो होती है भाई, उसके काटने से अपन को हो जाती है मलेरिया। कौन सी वजह से होती है भाई, किसकी वजह से होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब बात आती है रेबीज, जो कि आंसर अपना कुत्ते के काटने से होती है भाई। अब बात आती है डेंगू की। किसकी बात आती है, डेंगू की। डेंगू होता है भाई एडीज मॉस्किटो की वजह से। किसकी वजह से होता है भाई, एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है भाई। अब लास्टली हो गया भाई, क्या बचा है, कोलेरा। अब कोलेरा भाई होता है काटने वाटने की वजह से नहीं होता, ये होता है भाई एक विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा। आ गया मजा भाई, एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, चार चार क्वेश्चन के आंसर हर किसी को याद करना भाई, और हर चीजें याद होनी चाहिए। अगला सवाल अगली पीपीटी में, अगले मॉडल पेपर में तुम्हें देखने को मिल सकता है। मैं तुमसे पूछूं क्या कि भाई बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या है, और तुम बताओ यार यार ये तो पढ़ा था अपन ने। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। और सातवां सवाल क्या कहता है, देखते हैं। सातवां सवाल कह रहा है कि जीवन के मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। अरे भाई हिंदी में इतना पढ़ा, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई सेल पढ़ो, सेल के पहले चैप्टर मतलब जो भी सेल का चैप्टर है, सेल चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे और एनसीईआरटी की लाइन सीधा सीधा कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या भाई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आंसर हो जाएगा सी। अब बात आती है कि भाई सेल से बनता क्या है, सेल किससे बनती है, सेल के बाद जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है। अब इनको सीरियल में बता देते हैं। साफ सीधी बात आती है भाई, जो सेल होती है, सेल के बाद बनते हैं भाई साहब टिश्यू। बहुत सारी सेल्स के मिलने से बन जाएंगे टिश्यू। टिश्यू के बहुत सारे टिश्यू जब मिलेंगे ना, वो बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन जब मिलता है
वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और नॉर्मली ऑर्गन सिस्टम जैसे अपन अब सारे सिस्टम अपने अंदर, सारे ऑर्गन्स एक साथ एक सिस्टम के अंदर अपने अंदर एडेड है, सारे जुड़े हुए हैं। अपन एक ह्यूमन बॉडी मेंटेन कर रहे हैं भाई, वो इनकी वजह से मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम की वजह से। ठीक है भाई, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम बनने से बाद भाई ऑर्गेनिज्म बन गया एक अच्छा खासा। अगला सवाल आता है तुम्हारे पास, सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि मानव कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखो बड़ा ही शानदार सवाल है। अब इसके अंदर मैं तुम्हें अच्छी सी जानकारी देता हूं कि कहना क्या चाहता है, तुमसे मांग क्या रहा है। देखो अच्छी चीजें मांग रहा है, खैर मांगने को तो, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स के जोड़ों की संख्या होती है। नॉर्मली जोड़े पूछ रहा भाई, तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने होते हैं। देखो यहां पर सीधे जोड़ों में भी लिख रखा है और नॉर्मली भी लिख रखा है। होते हैं 23 जोड़े। कितने होते हैं भाई? 23 जोड़े। आंसर आ जाएगा बी। अब ये 23 जोड़े होते कौन कौन से हैं? बात आती है कि जो क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन से होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। अब देखो कमेंट करने की बात आती है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि 23 जोड़े होते हैं, वहां होते हैं भाई 22 पेयर एक प्रकार के होते हैं, और जो एक पेयर होता है ना वो एक प्रकार का होता है। ठीक है भाई, अब ये 22 पेयर्स को क्या बोलते हैं और इस एक पेयर को क्या बोलते हैं भाई? जो 22 पेयर होते हैं ना, यानी कि जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। कैसे होते हैं भाई? ऑटोसोम्स। अब बात आती है इस एक पेयर की। अरे भाई यही काम का है, 22 पेयर तो हर किसी में होते हैं भाई। मैं नहीं कह रहा कि किसी में पेयर्स कम भी होते हैं, किसी में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो 22 पेयर्स होते हैं वो हर किसी में पाए जाते हैं, अगर तुम नॉर्मल हो तो। कैसे हो तो? नॉर्मल हो तो। अब बात आती है एक पेयर की। ये पेयर वो होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि सेक्स कैसा होगा भाई, मेल होगा फीमेल होगा। यही होते हैं एलोसोम्स, और एलोसोम्स को बोलते हैं अपन सेक्स डिटर्मिनेंट्स, जो कि अपन को बताते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एलोसोम्स और ये है ऑटोसोम्स। मजा आया सुन के? आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब भाई एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा कौन सी होती है कोशिका की। देखो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद अपन को मिलता क्या है। सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद अपन को मिलती है टोटल कुल मिला के 8 एटीपी, मतलब 38 एटीपी। कितनी? 30 अरे यार 38 एटीपी। कितनी मिलती है भाई? 38 एटीपी। तो सबसे पहली बात आंसर टिका दो कि एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? एटीपी होती है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो ये भी एक अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया होगा, शायद ऐसे नहीं कह रहा है कि मैं नर्सिंग असिस्टेंट में ही पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया होगा। आंसर है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन। क्या होती है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आ रहा है मजा? बताओ बताओ जल्दी, आ रहा है मजा क्वेश्चंस करने में? और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? देखो अगर इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं ना ये, तो इनके साथ साथ जो 4-4 सवाल तुम कर रहे हो ना, उसमें तो मजा आ ही रहा होगा। कर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उपयोग में आती है भाई, और कौन सी गैस आवश्यक होती है। देखो नॉर्मली अपन बात करें कि कौन सी गैस काम आती है, सबसे पहली चीज इस, और देखो किसने कहा कि यही गैस एक्सपेरिमेंट में काम आती है, मतलब एक्सपेरिमेंट में नहीं, मतलब कि जो भी प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है उसके अंदर वो गैस आवश्यक होती है। अब बात आती है, आंसर टिका देता हूं मैं, आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बात आती है उस एक्सपेरिमेंट की जहां से पता लगा कि CO2 एसेंशियल होती है भाई। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वो था भाई साहब वॉन मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कैसा था? अब ये एक्सपेरिमेंट ने किया क्या? देखो शांति से समझो भाई और बहुत ही ध्यान लगा के समझो। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था? उस एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि उस आदमी ने एक पौधा लिया और उस पौधे की एक पत्ती को, क्या काम किया? उस पौधे की एक पत्ती को एक जार में डाला, और उस जार में ऐसे डाला कि उस आधी पत्ती को KOH नामक एक जो सॉल्यूशन था उसके अंदर डाल दिया, जो कि एक गुड एब्जॉर्बर होता है CO2 का। वो क्या काम करता है कि जैसे उस पत्ती को डाला गया और जहां जहां भी CO2 होगी ना उस जार के अंदर, उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बात आती है उस जार के अंदर CO2 तो हो गई खत्म। CO2 खत्म हो गई तो भाई साहब वो जो आधी पत्ती थी ना, उस आधी पत्ती ने फोटोसिंथेसिस नहीं की। क्या नहीं की? फोटोसिंथेसिस नहीं की। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस नहीं की तो उसने जो टेस्ट होते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस हुई नहीं हुई,
क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो नेगेटिव आया। अब बात आती है कि जो खुली में थी, खुली को तो मिल गई ना CO2। अरे जब खुली पत्ती को जब CO2 मिली तो उसने तो दिखा दिया ना फोटोसिंथेसिस, तो मजा आया। इसके बारे में पता लगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, वॉन मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और क्या यूज किया था उसने, लिया था भाई KOH लिया था, और पेड़ लिया था, वो पेड़ का मतलब पत्ती ली थी। आंसर ऐसी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, कि मानव वयस्क शरीर के अंदर कितना प्रतिशत पानी की मात्रा होती है भाई। आया स्वाद, पिछली बार भी करवाया था मैंने। आंसर देखते ही टिका दोगे, और आंसर टिका दो। आगे बढ़ते हैं बी। देखो टिका रहे हो, नहीं है टिका रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे मजा आएगा, आगे बढ़ते रहो, तुम देखते रहो, टिके रहो तुम्हारे भाई के साथ। और अब कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी डिजीज है ना, सारी की सारी याद कर लो, और सारी की सारी डिजीज याद करने से पहले ये याद कर लो कि ये डिजीज यहां अफेक्ट करेगी। कहां अफेक्ट करेगी, कोई भी डिजीज, जैसे मान लो तुम इन्फ्लुएंजा ले लिए भाई, इन्फ्लुएंजा लेके भाई फिलेरियासिस ले लिए, इसके अलावा कोई डेंगू ले लिया। सब चीज का पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है, कैसे हो रही है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइफाइड फीवर की। देखो टाइफाइड फीवर इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है भाई, कहां करता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट। तो इसको आंसर टिका देते हैं बी। लेकिन अब बात आती है कि भाई टाइफाइड जो नामक बीमारी होती किससे है। अरे मैं बता रहा हूं ना किससे होती है। अगर किसी को पता है ना कि किससे होती है, भाई वीडियो पोज करो, कमेंट करो, मैं देखूंगा कि तुम्हारा सही है नहीं है। आगे देखते हैं कि टाइफाइड बीमारी होती है भाई साल्मोनेला टाइफी। इससे होती है भाई। अब बात आती है कि टाइफाइड फीवर में होता क्या क्या है भाई। टाइफाइड फीवर के अंदर तुम्हारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर क्या था, सूजन आ जाता है भाई। क्या आ जाता है, सूजन आता है। तो दूसरी चीज आती है, अगर हाई ग्रेड फीवर हो जाता है भाई। हाई ग्रेड फीवर मतलब अगर सीवियर कंडीशन के अंदर तुम्हारे पास टाइफाइड हो रहा है ना, तो उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर, यानी कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर लगभग लगभग 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई। 40 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री कम मान लो, 1 डिग्री भाई, इतना टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी का हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल कहता है कि विटामिन बी एंड सी आर सोल्यूबल इन। मैंने पिछली वीडियो में एक कमेंट देखा था एक भाई का, मैंने सोचा चलो इस क्वेश्चन को टिका ही देते हैं। और इस क्वेश्चन को टिकाने का मेरा यही आंसर था कि मैं मोटिव था कि मैं सब कुछ ही बता दूंगा यहाँ पे, जरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कि आगे करना क्या है क्या नहीं करना। तो बी सी की तो बात ये कर ही देगा। इसके बाद जो बचती है ना, जो विटामिन बचती है A D E एंड K। अब बात आती है A विटामिन की, D विटामिन की, E विटामिन की और K विटामिन की। ये जो चारों विटामिन है ना भाई, ये होती है फैट सोल्यूबल। क्या होती है भाई, फैट सोल्यूबल। ठीक है भाई, फैट सोल्यूबल। अब बात आती है, फैट मतलब वसा सोल्यूबल, वसा के अंदर घुलने वाली। इसके बाद बची हुई जो विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन बी बच गई और विटामिन सी बच गई, ये जो दोनों विटामिन है ना भाई, ये होती हैं वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलने वाली। आंसर रहती है भाई बी। और मजा आया सवाल सुन के, मजा आया सवाल देख के, सारी विटामिन का पता लगा कि कौन सी फैट सोल्यूबल होती है और कौन सी वाटर सोल्यूबल होती है। ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल है 14वां सवाल, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इंसुलिन का जो काम होता है किससे रिलेटेड होता है, क्या कम करता है, क्या बढ़ाता है, क्या नहीं करता। देखो पिछला जो पीपीटी और पिछले जो क्वेश्चंस किसी ने देखे हैं ना भाई, पिछला मॉडल पेपर देखे हो ना, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आगे बात आती है कि इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता क्या है। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि इंसुलिन किससे रिलेटेड होता है भाई। किससे रिलेटेड होता है, इंसुलिन होता है कि ग्लूकोज के रेगुलेशन से। किससे रिलेटेड, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है भाई। अब बात आती है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज से हाँ बात आ रही है, वहां पर बात आ जाती है कि भाई आंसर टिका देते हैं पहले तो इसका कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, और आंसर है डायबिटीज। क्या है भाई, डायबिटीज। और क्या काम करता है भाई, देखो ये सबसे पहली बात आती है कि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज के जो लेवल को डिक्रीज करने के काम आता है, मतलब कम करने के काम आता है। अब बात आती है कि इंसुलिन की ही कमी हो गई। अब इंसुलिन की कमी हो रही है तो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो भाई साहब डायबिटीज हो जाएगी। तुम्हें क्या हो जाएगी, डायबिटीज। वो नहीं कहते शुगर का पेशेंट है भाई तू तो, और शुगर का पेशेंट कैसे
भाई उसके अंदर नॉर्मली क्या होगा भाई, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और शुगर की मात्रा बढ़ेगी कैसे, इंसुलिन की कमी होने की वजह से। अब बात आती है इसके अपोजिट चलते हैं भाई, इसके अपोजिट इस तरह से चलते हैं कि जैसे इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम करना, बढ़ाना किसका होता है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, बताया था ना। तो ग्लूकागॉन, आंसर है ग्लूकागॉन, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो क्या होती है भाई, बढ़ती है। इंसुलिन की वजह से क्या होती है भाई, घटती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती किसकी वजह से है, ग्लूकागॉन की वजह से। ठीक है, आ गया स्वाद, नहीं आया तो अगले सवाल में लेते हैं स्वाद फिर। और क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर कहता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे है। तो सारे साइंटिस्ट के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके बाद अगर यहां पर तुमसे पूछा कि हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, और अगर ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले जीवित कोशिका की सेल किसने की, किसकी भाई, जीवित कोशिका की, यानी कि फर्स्ट लाइव सेल की खोज किसने की। ठीक है, अब वो बात करते हैं आगे। देखो सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी भाई किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी की थी, न्यूक्लियस की। अब बात आती है रॉबर्ट हुक की, तो आंसर अपना यही है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी भाई, सबसे पहले सेल देखा था भाई रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक साहब ने, ये हमारे चाचा जी थे जिन्होंने देखा था। अब बात आती है ताऊ जी की। देखो वैसे देखना तो ताऊ जी को पहले चाहिए था, बट बात आती है ताऊ जी की, और इन्होंने देखा था भाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने देखा था सबसे पहले जीवित सेल को। किसको भाई, लिविंग सेल को। तो आंसर आ गया कि सबसे पहले सेल किसने देखी, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात आती है चार्ल्स डार्विन। अरे ये कौन है, आया कुछ याद, याद करो याद करो जल्दी से, इवोल्यूशन याद करो, आया याद इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कहता है कि चार्ल्स डार्विन ने बताया था तुम्हें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या थी भाई, थ्योरी ऑफ, आज राइटिंग साइज सही नहीं आ रही मेरी, बट कोई नहीं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी नेचुरल सिलेक्शन होती क्या भाई, और इसका मतलब क्या है, बताऊं या फिर आगे समझाऊं। चलो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, बता देते हैं इस बारे में कि नेचुरल सिलेक्शन जो नामक थ्योरी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पीसीज होती है ना, जो प्रजातियां होती हैं, वो समय के साथ बदलती रहती हैं। क्या होता है भाई, समय के साथ बदलती रहती। इतना सा जान लो तुम तो। आगे बढ़ते हैं, जब भी इवोल्यूशन के कोई भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बता दूंगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा डार्विन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें टिका दूंगा सारे की सारी चीजें इसकी। ठीक है भाई। अब बात आता है अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। और यार मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इतना टाइम देना नहीं चाहिए, लेकिन वैसे कह तो मैं डिटेल्स दे रहा हूँ यार, तो लेते रहो डिटेल्स और टिकाते रहो, अपने नोट्स में लिखते रहना जो जो चीज़ें तुम्हें नई देखने को मिल रही हैं, और जो जो चीज़ें तुम्हें भाई तुम्हें नहीं पता थी शायद, वो चीज़ें लिखते रहना। अब बात आ रहा है कि भाई मसल फटीग आफ्टर द, हाँ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मसल फटीग आफ्टर द कंटिन्यूअस वर्क इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ विच एसिड। हिंदी में पढ़ देता हूं कि लगातार काम करने के बाद मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है, किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है। अब देखो तुम्हें सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूं, आंसर है लैक्टिक एसिड। मैं तुम्हें बताता हूं कि बनता कैसे है। सबसे पहली बात आती है, अगर ग्लूकोज आता है, देखो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने की वजह से अपने को मिलती है पायरुविक एसिड। क्या मिलती है दोस्तों, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एग्जामिन क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो अपने पास लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है भाई साहब, लैक्टिक एसिड। और ये बनता कब है, देखो सबसे पहली बात बताता हूं मैं तुम्हें, लैक्टिक एसिड बनता कब है। लैक्टिक एसिड बनता है भाई अपन भग रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे अपनी सांस फूलने लगती है, कभी कभी तुमने देखा हो सांस फूल रही है, और सांस फूलने की वजह से हो जाता है कि तुम्हारी जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है भाई। और CO2 की मात्रा तुम्हें पता है, जैसे जैसे टिश्यूज काम करेंगे, तुम्हारे सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, सारे टिश्यूज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 बना रहे हैं भाई। अब CO2 की मात्रा बढ़ रही है, वही होता है भाई मेन चीज, CO2 की प्रेजेंस होने की वजह से जो मसल सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर एनारोबिक कंडीशन होती है, और वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड। और इस एसिड के जमा होने की वजह से भाई तुम्हारे शरीर के अंदर, जैसे कभी कभी नहीं बोलते कि अपने पैरों की पिंडियों में क्रैम्प्स आ गए भगते भगते, वो इसी की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होता है। ठीक है भाई, आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
अब देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पता लग गई। अब बात आती है किडनी की भी फंक्शनल यूनिट होती है भाई, ब्रेन की भी फंक्शनल यूनिट होती होगी भाई, अपने हर चीज की फंक्शनल यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं पहले इसी सवाल की ओर कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या हो रही है, शायद मैंने पहले ही तुम्हें पिछले मॉडल पेपर में बता दिया था, मतलब क्वेश्चंस की किसी ऑप्शन में तुम्हें बताया होगा कि नेफ्रॉन होता है इसका आंसर। आंसर नंबर बी 17 का, और आंसर टिका दिया है, तुम भी टिका दिया करो ऐसे ही वीडियो पॉज कर करके, कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी कि द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू विच पिगमेंट, कौन से पिगमेंट की वजह से हरा रंग होता है, पता है ना? पता है, चलो बता देता हूं मैं। देखो कैरोटीन, लाइकोपीन, क्लोरोफिल और जेंथोफिल, ये सारे प्लांट पिगमेंट्स है भाई, ठीक है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पौधे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी सेल्स के अंदर क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो अपनी पत्तियां होती हैं हरी होती हैं। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर नंबर सी। ठीक है भाई। तो अब ये कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अंग में संपन्न होता है, किस अंग में, यानी कि इन विच ऑर्गन इज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंप्लीटेड, यानी कि कौन से ऑर्गन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और कंप्लीट होता है। तो आंसर है बी। और डाइजेशन शुरू कहां से होता है, बताओ बताओ कहां से शुरू होता है? जैसे ही अपन खाना अपने मुंह में रखते हैं ना भाई, डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द बकल कैविटी एंड मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? 19 का बी टिका दो, तुम भी टिका दो और लिखते रहो अपने नोट्स के अंदर, क्वेश्चन सारे टिकाते रहो भाई, एक एक क्वेश्चन रिपीट करते रहना, याद रखते रहना। क्वेश्चन नंबर बी की व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आया मजा? आए क्वेश्चन में मजा? कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? आंसर है ए लाइसोसोम। ठीक है, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस, पता है। गोल्गी बॉडी ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह का काम करने आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। इनके अलावा जो मैकेजी जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनके ट्रांसशिपमेंट के काम आती है, वो आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, गोल्गी बॉडी के बारे में पूरा ही बताऊंगा कभी। 21वां सवाल है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी होती है, यानी कि एंडोक्राइन होती है, एवं बहिस्रावी होती है, यानी कि एक्सोक्राइन होती है, यानी कि दोनों नेचर शो करने वाली कौन सी ग्लैंड होती है भाई? एक ही तो ग्लैंड होती है ना, आप सभी को पता है कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है। जहां आंसर पेनक्रियाज दिखा टिका दो भाई, अग्नाशय। पेनक्रियाज इज नोन एज द बोथ मिक्स्ड ग्लैंड। भाई सबसे पहली चीज बोलते बोथ एक्सोक्राइन बोथ एंडोक्राइन, अरे ये छोड़ना ना भाई, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? मिक्स्ड ग्लैंड। कौन होती है? पेनक्रियाज। ठीक है भाई, पेनक्रियाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त होता है यहीं पे, और क्वेश्चन नंबर 22 की शुरुआत करते हैं। और 22वां सवाल कहता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स याद रखो, फादर ऑफ माइकोलॉजी याद रखो, इनके अलावा बहुत सारे जो हैं उनकी याद रखो भाई। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन होता है, इन सब चीज तुम कहो ना, अगर कमेंट करके बताना, अगर तुम्हें चाहिए ना एक वीडियो की सारी चीजें एक जगह आ जाए तुम्हारे पास, इन सब चीज तो मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए वीडियो, और तुम्हें एक एक चीज लेके आऊंगा कि एक एक पॉइंट तुम्हारे पास होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसका फादर कौन था, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन था, फादर ऑफ भाई ग्रीन इवोल्यूशन कौन था, सब चीजों के बारे में लेके आऊंगा, टेंशन मत लो तुम। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन था, यानी कि अनुवांशिकी का जनक कौन है? आंसर है जॉर्ज मेंडल। और मेंडल के बारे में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो मेंडल ने, अपन जैसे ही हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वाला चैप्टर शुरू करते हैं, और शुरू करते ही अपने पास आता है मेंडल साहब। मेंडल साहब का काम क्या था भाई? देखो मेंडल साहब ने किया था एक पी पे काम। पी जानते हो क्या होता है? पाइसम सटाइव मटर, मटर के ऊपर काम किया था। मटर के ऊपर काम किया कितने साल भाई साहब? 7 साल काम कर दिया इस बंदे ने एक ही मटर पे। और अपन क्या काम करते हैं? 7 साल एक मटर को लेके बैठते, बताओ? नहीं बैठते ना। लेकिन मेंडल साहब बैठे, और मेंडल साहब ने अपन देख के बताया है कि 1856 से लेके 1863 तक मेंडल साहब ने काम किया 7 साल। किस पे काम किया? पाइसम सटाइवम, मटर के ऊपर काम किया। इसके अलावा अगली बात आती है कि भाई साहब इन्होंने क्या लिए भाई? 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। क्या लिए? 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। इसके अलावा इन्होंने क्या ली? 7 ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज ली। स्पीसीज का नाम आ गया ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली, किसकी? पी की। मजा आया?
भाई मेंडल के बारे में पता लग गया। चार्ल्स डार्विन के बारे में मैंने तुम्हें भी बताया था कि कौन था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देने वाले थे। लुईस पास्चर के बारे में बात करता हूँ, रॉबर्ट हुक के बारे में भी बात करता हूँ। देखो लुईस पास्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्म थ्योरी दी थी भाई। कौन थे? जर्म थ्योरी देने वाले। लेकिन जर्म थ्योरी, अब अपन को क्या पता भाई जर्म थ्योरी क्या होती है? जर्म थ्योरी डिजीजेस से रिलेटेड दी थी भाई। क्या दी थी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। अब इसके अंदर हुआ क्या था भाई साहब, उन्होंने क्या काम किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना दी। किसकी? डिजीजेस के लिए। डिजीजेस लाइक एंथ्रेक्स एंड रेबीज। अभी बताया था रेबीज क्या होती है। रेबीज होती है भाई वो कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। एंथ्रेक्स जो कि लुईस पास्चर साहब ने जो वैक्सीन बनाई थी, किन किन की बनाई थी? रेबीज और एंथ्रेक्स। याद रखना, बड़ा ही शानदार सवाल है। रोबोट हुक के बारे में अभी तुम्हें बताया था कि डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, सेल की डिस्कवरी की थी। मजा आ रहा है? एक सवाल 5-6 क्वेश्चन, अरे वाह। अगला सवाल है 23वां सवाल से कि सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। देखो जैसे ही खाना मुंह के अंदर लिखते हैं और खाना लगते हैं, लेकिन नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और आंसर है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन होता है। और ठीक है, इसके अंदर तो क्या ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मायोपिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। कौन से ऑर्गन से रिलेटेड मायोपिया, मतलब कि किसके अंदर होते हैं, कौन सी डिजीज है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि हर एक डिजीज का पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। भाई बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया, और देखो इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो डिजीज होती हैं, याद रखना। कौन कौन सी? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों डिजीजेज अपनी आंखों से इफेक्ट होती है भाई। किसी के अंदर दूर का नहीं दिखता तो किसी के अंदर पास का नहीं दिखता। आया मजा? आंसर है आई। और टिका देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी, कि पौधों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। चलो मैं अभी जैसे जल्दी जल्दी से तुम्हें क्लिक करके निकल जाता हूं यहाँ पर। तो अब एक थोड़ा भाई, एक भाई के मैंने कमेंट पढ़े थे और कमेंट के अंदर लिखा था कि सर पोज कर दिया करो यार थोड़ी देर के लिए। भाई पोज कर दिया कर। भाई देखो मैं चाहता हूं कि देखो तुम पोज कर लो वो अच्छा है, क्योंकि मैं अगर पोज करने लगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, और ज्यादा लंबी वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुम्हारे बढ़िया कंटेंट देना, तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट लाना। टाइम कम देना, कंटेंट अच्छा लाना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, किसके द्वारा होता है भाई? पता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, इवन कुछ प्लांट हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली होता है भाई जाइलम के थ्रू। किसके द्वारा होता है? जाइलम के थ्रू। तो इसका आंसर टिका देते हैं पहले तो ए, और अब बात आती है फ्लोएम की। भाई देख जाइलम और फ्लोएम दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। कुछ मिनरल्स लेके जाता है, कुछ हार्मोन्स लेके, कुछ खाना लेके जाता है, कुछ पानी लेके जाता है। अब भाई खाना तो लेके जाएगा फ्लोएम और पानी लेके जाएगा अपना जाइलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल हो चुका है, 26वां सवाल। तो सवाल कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा होगा साहब। कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? पिछली बार भी बता दिया था, फिर से आ गया क्वेश्चन। आरएनए और डीएनए दोनों की फुल फॉर्म मैंने बताई थी तुम्हें। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जहां भी दिखे आंसर टिका दो भाई। रेटिनोल। अरे ये क्या आंसर है भाई? टिकाओगे क्या रेटिनोल? अरे रेटिनोल तो विटामिन ए वाला था ना, यहां कहां से आ गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। टिका दो आंसर, आंसर नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 26, बड़ी जल्दी नहीं हो गए क्या 26 क्वेश्चन? मुझे तो लग रहा है यार इतनी जल्दी 26 क्वेश्चन करवा दिए, क्या बात है। जल्दी जल्दी तो नहीं भगा रहा मैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 27वां सवाल। 27वां सवाल क्या कहता है देखते हैं भाई। 27वां सवाल कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन बॉडी। देखो बहुत सारी चीजें अब सारे के सारे ही बता देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, बता दूं? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अब सीधा सीधा। फेरिंग्स, प्रश्नी, ये क्या काम आता है? देखो कॉमन पैसेज होता है किस किस के लिए? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर, पानी और हवा दोनों के लिए। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखो कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन फ्री आंसर। अगली बात आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है भाई? ट्रैकिया होता है विंड पाइप। क्या होता है भाई? विंड पाइप। चलो एक चीज और बता देता हूं, विंड पाइप याद रखना। ये ट्रैकिया होता है विंड पाइप। इसके साथ साथ इसको याद रखो कि ये होता है भाई साहब घिरा हुआ। किससे? देखो कंप्लीटली नहीं घिरा होता है, ये चीज मैं तुम्हें बता देता हूं पहले ही, कि कहीं तुम बोलो कि पूरी चारों ओर से घिरा नहीं भाई। ये पार्शियली सी सेप्ट कार्टिलेजिनस लिप। किससे होता है भाई? सी सेप्ट कार्टिलेजिनस लिंक्स।
सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से घिरा हुआ होता है। और ये जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा कार्टिलेज होता है भाई? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा होता है भाई? हाइलिन कार्टिलेज। आया मजा? एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, कौन सी रिंग्स होती हैं, कैसी शेप की होती है? सी शेप की होती है। ट्रैकिया को बोलते हैं क्या? विंड पाइप। आया मजा? अगला सवाल है कि भाई साहब वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स यानी कि साउंड बॉक्स क्या होता है भाई? साउंड बॉक्स यानी कि आवाज कहां से निकलती है? अरे तो अपन जो बोल रहे हैं ना भाई, जो भी अपन मेरे मुंह से निकल रहा है ना, वो इसी की वजह से निकल रहा है। अगर ये तुम्हारा खराब है ना तो तुम्हारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो साउंड बॉक्स कौन करता है भाई? लैरिंग्स। ठीक है, स्वर यंत्र। अरे भाई यार ये तो खुद ही कह रहा है कि मैं आंसर हूं। अरे हिंदी ना पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश ना पढ़ो हिंदी पढ़ो, देखो तो सही तुम। क्या कह रहा है कि वॉइस बॉक्स यानी कि बोलने वाला कौन सा है? अरे स्वर यंत्र, लैरिंग्स। अब बात आती है ईसोफेगस, जो कि अपनी यार वो नली होती है यहाँ से लेके टेट पूरे स्टोमच तक, जो कि अपना खाना लेके जाती है वहां तक। ठीक है, आंसर 27 का सी आ गया। मजा आ रहा है देखने को मिले क्वेश्चंस? कहा था ना जैसा कहा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता तो दो कि पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रजनन में भाग लेता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में काम आने वाला कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? सभी को पता है, पता है ना? अरे फूल, फूल कहाँ है? फूल ये रहा। तो आंसर टिका दो ना डी। किसकी वेट कर रहे हो? अरे भाई किसकी बाट देख रहे हो? आंसर टिका दो। 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल कहता क्या है? कहे तो क्या ही, आपने आगे कुछ बोल सकता है क्या? तेरे भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोलेगा। अगला सवाल है 29वां सवाल। 29वां सवाल कहता है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू फीवर स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो? अभी बताया था ना। तो आंसर मेरे बताने की क्या जरूरत पड़ती है? फीमेल एनोफिलीज करता है भाई साहब मलेरिया। क्या करता है भाई? मलेरिया। इसके बाद आता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। देखो ये करता है भाई। देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन में बेशक कमी हो जाए, फ्लैरियासिस जो कि बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपने लोअर लिम्स होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? सूजन सा आ जाता है। अगली बात आती है एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से होता है भाई साहब अपना डेंगू होता है। तो आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते क्या है, अगला सवाल देखते हैं। और आगे बढ़ना तो क्या ही है कि विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन और फाइट और फ्लाइट हार्मोन? इसके अलावा और भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि देखो इमरजेंसी हार्मोन हर टॉपिक है भाई। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीन चीजें याद रखना। इन तीनों चीजों के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं कि तीनों चीजों का आंसर एक ही है। तीन प्रकार से क्वेश्चन बना के तुम्हें पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है भाई? क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, दूसरा पूछता है कि 3F हार्मोन कौन सा होता है। इसके बाद तुमसे पूछेगा भाई 4S हार्मोन कौन सा होता है। 3F का पता होना चाहिए, 4S का पता होना चाहिए। 3F होता है क्या है? अरे मैंने तो लिख के चला गया हूं कि 3F होता है क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं 3F होता है क्या है। 3F होता है कि तीन प्रकार के एफ होते हैं भाई, एफ एफ एफ। इसके अंदर होता है भाई फियर, ये होता है फाइट, और ये होता है फ्लाइट। ठीक है, आया मजा? ये तीन प्रकार के एफ होते हैं। 3F हार्मोन कौन सा होता है? एक हार्मोन अभी जो बताऊंगा तुम्हें, एड्रेनलिन। आंसर टिका देते हैं पहले। आंसर है सी, एड्रेनलिन हार्मोन। और 4S हार्मोन की बात करते हैं भाई। ये 4S हार्मोन तो तुम्हें याद कर ले, और याद नहीं भी हो रहा तो लिख लो तुम। तो मैं तुम्हें बताता हूं 4S हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? 4S हार्मोन। ये भी लिख लो तुम, 4 एस लिख दो भाई, एस 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 और एस। ये करता है भाई साल्ट की मेटाबॉलिज्म। क्या? साल्ट मेटाबॉलिज्म। दूसरा भाई शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है भाई, इसके बाद सेक्स हार्मोन्स। ठीक है भाई, इवन इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या भाई? सोर्स ऑफ एनर्जी। अबे कौन कौन से हैं भाई ये भी बता दो भाई। भाई सैल्ट मेटाबॉलिज्म में एड्रेनलिन हार्मोन तुम्हारा काम करता है। दूसरी बात आती है शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म में काम करता है भाई तुम्हारा कोर्टिसोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल हार्मोन। अब बता दी सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स में तुम्हारे काम करते हैं भाई एंड्रोजन्स। हो गए। सोर्स ऑफ एनर्जी भाई कोर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, तो बात आती है चारों चीजें यहां पर आती है 4S हार्मोन के लिए, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन, 3F हार्मोन, 4S हार्मोन। तुम्हें पूछा जाए, जब भी पूछा जाए आंसर टिका दो एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन अगर तुम्हारे ऑप्शन में ना देके तुम्हें दे देते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन। क्या देते हैं भाई? ये हार्मोन भी देते हैं ना, तो भी तुम्हारा आंसर जाएगा, क्या जाएगा? यही जाएगा भाई, इमरजेंसी, एड्रेनलिन, 3F हार्मोन, 4S हार्मोन। एक ही चीज के बारे में बताई बातें हो रही है। अगला सवाल है 31वां सवाल कि विच इज द मेल सेक्स हार्मोन।
भाई देखो मेल सेक्स हार्मोन्स का भी तुम्हें पता होना चाहिए, फीमेल सेक्स हार्मोन्स का भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, सारे सेक्स हार्मोन्स का तुम्हें पता होना चाहिए। देखो बात आती है सबसे पहले ऑप्शन की कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं भाई। क्या होते हैं, याद रखो क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो कि होता है मेल सेक्स हार्मोन, तो पूछ भी हमसे यही रहा है कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो आंसर टिका हो मेल सेक्स हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अपन बात करते हैं इंसुलिन की। देखो इंसुलिन की बातें जहां जहां जितनी जितनी हो रही क्या बताऊं, अभी तुम्हें बता रखा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सवाल दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि व्हाट आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स कॉल्ड, कि वह कौन सी वेन होती है, यानी कि कौन सी वेन नाम आ गया, कौन सी ब्लड वेसल होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, कहाँ कौन सी वेन लेके जाती है, कहाँ कौन सी आर्टरी वेन मतलब आर्टरी ब्लड लेके जाती है। अब मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना काम ही आर्टरी का होती है। किसकी होती है भाई, आर्टरी का काम होता है, ठीक है। तो बात आती है कि भाई वेन्स क्या करती हैं, वेन्स करती हैं भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम। अब बात आती है कि भाई साहब हमने पढ़ा है कि एक आर्टरी ऐसी भी होती है, एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जहां पल्मोनरी लग जाए ना वहां याद रखना कि वो उसका उल्टा काम कर देगी भाई, क्या कर देगी, उल्टा काम कर देगी। मैं ये नहीं कर रहा कि उनमें आर्टरी और वेन की बात कर रहा हूं। अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है तो आर्टरीज ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां बात आ जाती है कि आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी कौन सा लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बात आती है भाई साहब पल्मोनरी वेन की, वेन्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहां पर पल्मोनरी वेन लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आंसर टिकाता हूं सीधा सीधा बी, और लेके जाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंप्योर होता तो उसके अंदर भाई साहब ऑक्सीजन तो निकाल ली गई, CO2 हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो प्योर हो गया तभी तो पंप करेगा, तभी तो तुम्हारे टिश्यूज के काम आएगी, है ना भाई। मजा आ रहा है, आ रहा है मजा। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखते हैं 33वां सवाल कि व्हाट इज द मेनली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, कि हड्डियां और दांतों के बनने के लिए क्या क्या चीजों की उपयोग होता है। देखो आंसर टिकाते हैं सीधा सीधा, कैल्शियम और फास्फोरस, जहां दिखे आंसर टिका दो, क्या टाइम वेस्ट करना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि वेयर इज डीएनए मेनली फाउंड इन द सेल। देखो डीएनए होता क्या है, आरएनए के बारे में तुम्हें पता लग गया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर। और आंसर टिका दिया मैंने पहले कि वेयर इज द डीएनए मेनली फाउंड इन द सेल, सेल के अंदर होता कहां है, केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, मतलब कि आरएनए और डीएनए केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर होती है, राइबोसोम सभी तुम्हें बताया प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। अब बात आता है 35वां सवाल। 35वां सवाल कहता है, बड़े देखो 35 सवाल हो गए, 10 सवाल और बच रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खैर अब तो जल्दी जल्दी में बढ़ते हैं, जैसे जैसे फ्लो बनने लगता है ना तो तुम्हें लग रहा होगा कि टाइम जल्दी जल्दी निकलता है और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो 35वां सवाल कहता है कि व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस देखो, हर चीज का पता लगेगा। देखो अब यहां पर बात आती है, सबसे पहले एक एक ऑप्शन को पकड़ते हैं और एक एक ऑप्शन को सोल्व करते हुए निकलते हैं आगे। साइटोलॉजी भाई स्टडी ऑफ सेल, किसकी स्टडी होती है, सेल की स्टडी। टिश्यू की स्टडी, हिस्टोलॉजी भाई किसकी स्टडी होती है, टिश्यू की स्टडी। सबसे पहले तो इसका आंसर टिकाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बी आंसर। पैथोलॉजी भाई साहब, अब देखो तुम्हें कभी कभी देखा होगा कि पैथ लैब्स वगैरह होती है, पैथोलॉजी वही होती है किसी भी डिजीज की अगर तुम्हें जानकारी चाहिए ना उसके लिए अपन करते हैं पैथोलॉजी स्टडी, ठीक है भाई। अगली बात आती है कार्डियोलॉजी, और कार्डियोलॉजी तो स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो आंसर है बी 35वें का। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 36 की व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी और हेल्दी बॉडी। देखो सबको पता होना चाहिए भाई ये, और सबको पता होता भी है भाई। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसको याद रखो भाई फ़ारेनहाइट में भी। ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। किसका होता है, ह्यूमन बॉडी का। लेकिन अब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और टेम्परेचर की बात आ रही हो तो मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा। देखो जो तुम्हारे स्क्रोटम होते हैं ना, स्क्रोटम जहां पर तुम्हारे टेस्टिकुलर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं,
उसका जो टेम्परेचर होता है ना, इस स्क्रोटम का टेम्परेचर तुम्हारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है भाई। कितना होता है? लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, और किससे होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो तुमसे सीधा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग लगभग 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस किसका होता है भाई? स्क्रोटम का टेम्परेचर। और अगर तुमसे पूछे कि कितना कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, वो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 37वां सवाल। 37वां सवाल कह रहा है? 37वां सवाल कहता है कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नामक बीमारी के अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? मैंने तुम्हें अभी फिर से बताया कि हर एक डिजीज का तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है। इसका आंसर टिका देते हैं। नॉर्मली आंसर है सी, लीवर को अफेक्ट करती है भाई हेपेटाइटिस। ठीक है, सवाल रोकते जाओ, सवाल करते जाओ, ऑप्शन में आंसर टिकाते जाओ, कमेंट कर दो। गलत होता है तो होने दो, कोई बात नहीं यार। तुम्हारा देखो कोई कुछ उखाड़ नहीं रहा है यहाँ पर। अगर तुम यहाँ पर ये बताओगे ना कि यार मेरे 10 सवाल सही हुए, 11 सही हुए, सारे के सारे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है भाई। देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेंटेन होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इस चीजों से कि भाई तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो। भाई सबसे पहले क्वेश्चन रोको, देखो मैंने ये रोक दिया, अब देखो खुद क्वेश्चन पॉज करो, आंसर देखो, आंसर टिका दो। अब ये पूछ रहा है कि द लाइट येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, कि कौन से पिगमेंट की वजह से जो तुम्हारा यूरिया होता है, यूरिन होता है, उसका रंग हल्का पीला होता है। क्या? हल्का पीला। भाई देखो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, और ऑप्शन जैसे जैसे ऑप्शन करते हैं, देखो सबसे पहला ऑप्शन होता है यूरोक्रोम। देखो सबसे पहली चीज यही होता है कि यूरोक्रोम की वजह से ही अपना जो यूरिन का कलर होता है वो पीला होता है, और वो भी हल्का पीला होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से तुम्हें पता रखा है कि जो अपने खून का कलर होता है वो लाल होता है। भाई किसका कलर होता है? लाल रंग, रेड कलर ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, अब बात आती है बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन ही नहीं, एक पिगमेंट और होता है बिलीवर्डिन। देखो ये नॉर्मली जो दोनों पिगमेंट होते हैं ना, वो लीवर को अफेक्ट करते हैं भाई। किसको अफेक्ट करते हैं? लीवर को। इवन लीवर को ब्लॉकेज भी करते हैं, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो लीवर ब्लॉकेज कर देते हैं। और लीवर ब्लॉकेज होने की वजह से देखो बिलिरुबिन की अगर मात्रा अगर बढ़ जाती है ना भाई, तो ये तुम्हें पीलिया कर देता है। क्या कर देता है? पीलिया। तुम्हारा शरीर पीला हो जाएगा, तुम्हारे नाखून पीले हो जाएंगे, अगर तुम्हारे नाखून थोड़े ग्रीस ग्रीस हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तुम्हारी आंखें पीली हो जाती है। याद रखना इस चीज को कि बिलिरुबिन की मात्रा अगर तुम्हारे शरीर में बढ़ जाती है ना, तो येलो कलर ऑफ स्किन हो जाता है, इवन कोजेज अ डिजीज नेम्ड एज जॉन्डिस। ठीक है भाई, यूरोक्रोम का पता लग गया, हीमोग्लोबिन का पता लग गया, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का पता लग गया। अब बात आती है मेलानिन की। देखो कहते हैं ना कि शरीर का रंग गोरा और काला होना, वो इसी की वजह से होता है भाई। मेलानिन की मात्रा अगर किसी के शरीर के अंदर, किसी की चमड़ी में अंदर ज्यादा होता है तो वो उसका रंग डार्क होता है, कम होता है उतना ही उसका रंग फेयर होता है भाई। तो ये स्किन से रिलेटेड है, स्किन कलर से रिलेटेड है। स्किन का कलर किसकी वजह से होता है? मेलानिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, अरे एक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन बता दिए, और क्या लोगे भाई? 39वां सवाल, 39वां सवाल क्या रहा है देखते हैं। 39वां सवाल कह रहा है कि विच एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और इन स्टोमक। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ? स्टोमक में। याद रखना ये चीज कहीं तुम ना पढ़ो और आंसर टिका दो कि भाई प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है। देखो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और ऑप्शन देखते देखते अपन सारे ऑप्शन हल करेंगे। ये पेप्सिन, ये वही एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। कहां? स्टोमक में। कहां? स्टोमक में। और ये एंजाइम सबसे पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। ठीक है भाई, कौन सी इनएक्टिवेट फॉर्म में? पेप्सिनोजन। लिखना है तो बता देना, वैसे मैं बोल रहा हूं तो तुम समझ जाना। पेप्सिनोजन नामक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जहां पर HCl की प्रेजेंस में जो स्टोमक होता है वहां के जो एसिडिक पीएच की वजह से और HCl की वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि काम करता है तुम्हारे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। आया मजा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि एमाइलेज, एमाइलेज करता है भाई डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। ठीक है भाई, फिर बात आती है लाइपेज का। लाइपेज क्या करता है? अरे सर लाइपेज क्या करता है? लाइपेज करता है भाई डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन किस में करेगा? डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। और ये करता है लाइपेज किस में तोड़ता है? तोड़ता है भाई साहब फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। किस में तोड़ता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और अगला सवाल है भाई ट्रिप्सिन। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि ये पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? स्टोमक पढ़ना जरूरी है। अगर तुम स्टोमक ना पढ़ोगे तो तुम्हें तो पता भी लगेगा भाई ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। करता कहां है? लेकिन करेगा भाई साहब कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में काम करता है भाई डाइजेशन का। किसका काम करता है? प्रोटीन डाइजेशन। और किसके अंदर करता है? इंटेस्टाइन के अंदर। ये बोर्ड खराब है, इसकी वजह से थोड़ी राइटिंग डिलीट हो जा रही है।
ट्रिप्सिन कहां करता है भाई साहब? इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये करता है स्टोमक में, ये करता है कार्बोहाइड्रेट के काम, और लाइपेज का काम करता है फैट को तोड़ने के काम करता है। किसके अंदर तोड़ेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में तोड़ेगा भाई। आया मजा? ठीक है, आ रहा है स्वाद? अगला सवाल देखते हैं, 40वां सवाल। 40वां सवाल कहता क्या है? 40वां सवाल कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज। पहले ही बता दिया कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? एक भी एंटीजन नहीं होता। इसके बाद बात आती है एंटीबॉडी की, कि किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, और इसी की वजह से वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। आंसर नंबर सी। 41वां सवाल कहता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सी सेल है भाई? बता दो। देखा, आज मैं रुक रहा हूं, देखो ऑप्शन देख लिया, टिका दिया आंसर, तो मैं बता देता हूं। आंसर है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जो कि सबसे लॉन्गी, मतलब कि सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। स्किन सेल तुम्हारे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तुम्हारी बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। मसल सेल्स, ब्लड सेल्स वगैरह तो क्या ही बताऊं। आगे बढ़ते हैं 42वां सवाल की ओर। 42वां सवाल कहता है क्या है कि रक्त समूह, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स। देखो मैंने कहा था कि सारे साइंटिस्ट की जानकारी होनी चाहिए, और मैं सारे साइंटिस्ट की जानकारी अभी तो कर दूंगा मैं तुम्हें। देखो रॉबर्ट कोच, ये साइंटिस्ट की तो क्या ही बात कर रहा हूँ। लुईस पास्चर, अभी बताया था, जर्म थ्योरी दी थी, किससे रिलेटेड? कौन सी दो डिजीजेस थी? पहले कमेंट करो तुम, कौन सी दो डिजीज थी बताओ जल्दी, कि जिनकी वैक्सीन लुईस पास्चर साहब ने निकाली थी। लुईस पास्चर साहब ने निकाली थी भाई साहब दो डिजीजेस की वैक्सीन। कौन सी थी भाई साहब? एक तो थी एंथ्रेक्स और दूसरी थी रेबीज। अब बात आती है कार्ल लैंडस्टीनर की। ये वही तो साइंटिस्ट था जिसने एबीओ ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप दी थी भाई साहब? एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या दिया था? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दी थी भाई साहब कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने दी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आंसर टिकाते हैं बी। लेकिन अब बात आती है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, और कौन से वर्ल्ड वॉर के तहत? देखो मेरे को तुम ऑप्शन में बताओगे, अभी मैं बता के नहीं जा रहा, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन से वर्ल्ड वॉर के दौरान इस नामक साइंटिस्ट ने वो एंटीबायोटिक और वो एंटीबॉडी, मतलब एंटीबायोटिक डिस्कवरी की थी कि इन्हें इवन नोबेल प्राइज दिया गया था उससे रिलेटेड। क्या दिया था? नोबेल प्राइज। मैं बता देता हूं, पेनिसिलिन नामक एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक थी वो। क्या थी भाई? पेनिसिलिन। अब बता देना मेरे को कमेंट करके कि कौन से वार के दौरान इन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की। ठीक है भाई, 42वां सवाल हो गया, मजा आ रहा है। अब आ रहा था 43वां सवाल। 43वां सवाल कहता है कि विच डिजीज इज मेनली कॉज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रंस। ये लो भाई, ये मजेदार क्वेश्चन है। क्या है भाई? मजेदार क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूं, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। देखो दो डिजीज होती हैं, ये होती है भाई प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, एक डिजीज और होती है कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से। कभी कभी बोलते बोलते से चुगलना जायज है कि ना जायज है? देखो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। अब बात आती है प्रोटीन की डिफिशियंसी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी डिजीज है जो कि कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से होती है। किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है भाई? कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से। कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से। दोनों को बता देता हूं। देखो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, लेकिन किन के अंदर? बच्चों के अंदर। क्वाशियोरकर नामक जो डिजीज होती है ना, वो भाई बच्चों में होती है। किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? प्रोटीन की डिफिशियंसी। तो सबसे पहले आंसर टिकाते हैं इसका ए। लेकिन इसके बाद बात आती है कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। देखो कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से होती है मरसमस नामक डिजीज। कौन सी होती है भाई? मरसमस। क्वाशियोरकर एंड मरसमस नामक दो डिजीज होती हैं, बच्चों के अंदर होती हैं। एक प्रोटीन की डिफिशियंसी के अंदर होती है, एक कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से। याद रखना ये चीज। अब बेरी बेरी, पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें कि बेरी बेरी किसकी वजह से होती है? विटामिन बी1 की वजह से, विटामिन बी1 की कमी की वजह से। ठीक है भाई, जो कि होती है अपनी विटामिन बी1 के नाम होता है थायामीन। याद रखना इस चीज को भी। ठीक है, अब बात आते हैं रिकेट, जो कि विटामिन डी की वजह से होती है, डी की कमी की वजह से होती है। डी की वजह से तो खैर क्या ही होगी। ये देखो भाई पेलाग्रा, ये होती क्या है भाई? पेलाग्रा नामक जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो होती है भाई साहब तुम्हारी विटामिन बी3 की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन बी3 की, जिसको अपन बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं भाई? नियासिन। इवन बी3 की वजह से तो होती ही होती है, लेकिन एक एरोमेटिक एमिनो एसिड होती है, और एमिनो एसिड का नाम तुम बताओगे मेरे को। चलो बताओ पहले, फिर तो मैं बताता हूं तुम्हें। वो एमिनो एसिड होती है भाई साहब एरोमेटिक एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड। कौन सी होती है भाई? ट्रिप्टोफान।
जिसकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है पेलाग्रा, किसकी कमी की वजह से। कौन सी एमिनो एसिड? एरोमेटिक एमिनो एसिड। ये कैसी एमिनो एसिड है? एरोमेटिक एमिनो एसिड, एंटी एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक एमिनो एसिड। अरे इसको मैं क्लीन ही कर दूंगा, एरोमेटिक एमिनो एसिड, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। ये नहीं कहते कि आई डोनेशन कैंप चल रहा है, आई डोनेशन आंखों का इलाज चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो देखते हैं कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। वो किया जाता है भाई कोर्निया। क्या किया जाता है? कोर्निया। पहले तो इसका आंसर टिका देते हैं सी, और इसके अंदर बात करते हैं कि कोर्निया ही क्यों दिया जाता है। देखो कोर्निया के अंदर है ना कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती भाई। क्या नहीं होती? ब्लड सप्लाई नहीं होती। दूसरी चीज वो कैसा होता है भाई? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है भाई? ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी शेप क्या होती है? ये भी याद रखो भाई, डोम शेप्ड होता है। कैसा होता है भाई? डोम शेप्ड होता है। और जो आई डोनेशन होती है उनके अंदर इसका डोनेशन होता है। याद रखना। आ गया मजा? 3 सवाल 1 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल और अपना आखिरी सवाल आज का, 45वां सवाल। और 45वां सवाल कहता है, देखो पिछली बार मैंने क्या काम किया? गलती कर दी, और उस गलती को मैं सोचा सुधार देते हैं, हर चीज को बता भी देते हैं। और वो गलती थी क्या? गलती कुछ नहीं थी, गलती ये थी कि उसके अंदर पूछा गया था कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ द मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर के अंदर कुछ मांसपेशियां कितनी होती है। देखो मैंने बताने की, मेरी कोशिश थी बताने की कि 600 प्लस मांसपेशियां होती हैं। तो मेरे को जैसे ही आंसर 600 दिखा मैंने आंसर लगा दिया। लेकिन अब बात आती है कि मांसपेशियां होती कितनी है। देखो कुल मिला के ह्यूमंस के अंदर जो टोटल मेल बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर होती है भाई 639 से लेके लगभग 660 तक। कहां तक होती है? 660, 650 तक। ठीक है, नॉर्मल अपन बात करते हैं। तो यहां ऑप्शन है 639 और आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इतना ही। देखो थैंक यू सो मच, आप सभी ने सारे सवाल देखे, और सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल थे। मैं अच्छे सवाल से लेके आऊं। अब मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन लेके आऊं तुम्हारे लिए। देखो ये तो वन वर्ड क्वेश्चन थे, और उन वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। लगभग 4 क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं। ये 45 क्वेश्चन थे, लगभग मैं ना करते हुए भी तुम्हें 90 क्वेश्चन तो दे दिया हूँ शायद। 90 क्वेश्चन किस सेंस में कि एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं तुम्हें। इसके अलावा अगर तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना कमेंट करके। बाकी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। और अगर कैसे लगे क्वेश्चंस जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ, तुम्हारा भाई मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।